देश में कोरोना का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कोरोना से ज्यादा अब संसाधनों की कमी आम जन को डरा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड मिलता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती। यहां तक कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत ने कालाबाजारी के बाजार को गुलजार कर दिया। लेकिन इस बीच सियासी पारा 7वें आसमान पर है और अब 21वीं सदी में भी पत्र पॉलिटिक्स की परंपरा को निभाया जा रहा है। राज्यों से केंद्र को पत्र लिखा जा रहा है तो राज्यों में ही विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टियों को पत्र लिखकर अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं। भाजपा ने प्रदेश में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन फ्री देने की मांग की, तो उधर वैक्सीन की दरों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान की सरकार को भी राजस्थान के नौजवानों को ये फ्री वैक्सीनेशन का काम सरकार अपने स्तर पर करे। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि बिना किसी किस्म की सियासी बयानबाजी के इस वैक्सीनेशन के काम को 1 मई से पुरजोर तरीके से शुरू करना चाहिए ताकि हम अपने नागरिकों को सुरक्षा दे सकें। आंकड़ों को देखें तो 3 लाख से ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उधर बढ़ते केसेस के मुकाबले अब संसाधनों की कमी भी सांस फुलाने लगी है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत अभी से शुरू हो गई है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हाईकोर्ट ने मामले में दखल दिया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस के मुद्दे पर राष्ट्रीय योजना क्या है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई की स्थिति, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं, टीकाकरण के तरीकों और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को देने के विषय पर जवाब मांगा गया है। दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता, इलाहाबाद, ओडिशा सहित 6 हाईकोर्ट ने कोरोना संकट पर सुनवाई की है। हालांकि इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोरोना की जंग में राजनीति के बजाय राज्य नीति के आधार पर चलने की बात कही। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी सांसदों को केंद्र के सामने ऑक्सीजन और दवाइयों के मामले को गंभीरता से रखने की मांग की है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बीच ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारों से लेकर आम जन तक को चिंता में डाल दिया है। यहां तक कि ऑक्सीजन की किल्लत ने सांसों को संकट में डाल दिया है। बढ़ते संक्रमितों के आंकड़ों के साथ अब संसाधनों को जुटाना सरकारों के लिए चुनौती बन गया है। यही वजह है कि न्यायपालिका ने अब कमान संभाली है ताकि टूटती सांसों को कुछ उम्मीद दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वो मुद्दा जो आप और हम सबको झकझोर के रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कोविड की। पूरे देश और दुनिया में सिर्फ एक ही मुद्दा, कोरोना। क्या इसका भविष्य है और क्या हमारा भविष्य है? वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, वैक्सीनेशन पे रार चल रही है। लेकिन वेंटिलेटर की कमी मरीज के भी लिए है और हमारे को लगता है कि सिस्टम भी हमारा जो वेंटिलेटर पे ही है। बहुत मुश्किल दौर है, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ रहा है, हाई कोर्ट को दखल करना पड़ रहा है और हम ये कहते हैं कि हम दुनिया के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हमारे पास में जो संसाधन है, दुनिया हमारी ओर देख रही है। होना चाहिए एक नोबल इमेज भारत की रही है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तड़पते लोग, तड़पते मरीज, तड़पते बिलखते उनके परिजन संसार में जिस तरह से हालात दिखाई देते हैं, वो किसी को भी, हर किसी का 56 इंच का, 33 इंच का, 55 इंच का सीना नहीं होता है। बहुत कम लोगों में दिल कमजोर भी होता है। वो टूट सकता है, भरोसा टूट सकता है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें
सियासी बोल कोई उसके पाले में डाल रहा है, कोई उसको पत्र लिख रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई किसी पे व्यंग कस रहा है। मुझे लगता है वक्त वैसा नहीं है। ये वक्त ऐसा है कि हमें लड़ना कैसे है, कि हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि सियासत से ज्यादा जरूरी अब इस बात की है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के 10 दिन पहले श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ बैठे हुए, देवेंद्र शास्त्री जी बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। 9 या 10 तारीख को हमने डिबेट की थी, जब कहा था कि जो मार्केट में दवाइयों का, इंजेक्शंस का, ऑक्सीजन की सप्लाई की जो आवाज चल रही है, वो आने वाले 10 दिन के बाद में हालात बिगाड़ सकती है। हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जैसे छोटे लोगों को जो एक जयपुर के अंदर बैठ करके इसका आकलन कर सकते हैं, तो हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि राज्यों और देशों में बैठे सरकारें क्या कर रही थी। बड़ी अजीब-गरीब स्थिति है और हम चर्चा करेंगे, जानना भी चाहेंगे हर पहलू को। क्या हम एक दूसरे पर इसी तरह से कटाक्ष करते रहेंगे, डिमांड करते रहेंगे, या पत्र लिखते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे, या उसका काउंटर करते रहेंगे और जनता ऐसे ही बिलकती रहेगी? हमने हालात पे छोड़ दिया। अभी ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि ऑक्सीजन, इंजेक्शंस और वैक्सीनेशन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के क्या प्लान है, वो 24 घंटे में सौंपे। इन सब चीजों के लिए अगर कोर्ट दखल देते रहेंगे तो सरकारें क्या कर रही हैं फिर हमारी? तो चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव अरोड़ा जी, आम आदमी पार्टी नेता देवेंद्र शास्त्री जी, सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। 2 चीजों की राहत की खबर कही जा सकती है यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी ने बंगाल दौरा छोड़ करके और एक आपात बैठक बुलाई है शुक्रवार की। कुछ निर्णय होगा, देश देख रहा है उनकी ओर। दूसरा, आपदा अधिनियम 2005 कड़ाई से लागू करने के लिए कलेक्टर्स और एसपी को अधिकृत कर दिया है कि ऑक्सीजन में, क्यों शिकायतें आ रही थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, अगर कहीं पे भी अगर उसमें कहीं रुकावट आती है, कहीं बाधा आती है, तो एसपी और कलेक्टर्स जिम्मेदार होंगे। ये सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया है, जो आपदा अधिनियम 2005 है, उसे लागू करने के लिए तत्काल निर्देश दे दिए गए हैं कि एक राहत की खबर कही जा सकती है। लेकिन इसी बीच वैक्सीन को लेकर के चर्चा है, इंजेक्शंस को लेकर चर्चा है, ऑक्सीजन की कमी की चर्चा है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री जी को, गवर्नमेंट केंद्र सरकार को पत्र लिख रही है। एक रिपोर्ट में देख रहा था राजस्थान की कि यहाँ 250 मैट्रिक टन अभी जरूरत है ऑक्सीजन की, और हमारे यहाँ अगर प्रोडक्शन देखा जाए फैक्ट्रियों में 260 मैट्रिक टन है। हम यही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कुछ मैनेज कर पाएंगे? तो सामने हमारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि हमारे पास में इतना आटा, दाल, चावल है, इनको किस तरह से बांटना है, वही अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर कौन करेगा ये सब कुछ? श्याम जी। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि आज जो परिस्थितियां हैं उसमें देश बहुत संकट की स्थिति में गुजर रहा है। हम तो शहरों की बातें कर रहे हैं, सब गाँव का आंकलन कोई नहीं कर पा रहा अभी तक। शहरों के अस्पताल में क्या स्थिति है उसको लेकर के सब चिंतित हैं, लेकिन आज गांव में अगर ये स्थिति चली जा रही है तो वहां का तो हाल बेहाल होना ही है। इसलिए मैं सही तरीके से, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया था, तो उन्होंने देखिएगा वो राजनीति, प्रधानमंत्री राजनीति करना चाहेंगे तो करते हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन जो 18 साल से के 45 साल के लोगों की लगेगी, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले पाएंगे। हम तो 45 साल तक के लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, वो अपना तरीके से कहें, लेकिन आप साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो कॉमर्शियल तरीके से फैक्ट्री उत्पादन कर रही है, आप उनको ये छूट दे देंगे कि वो आधी तो हमको दे दे वैक्सीन और आधी राज्य सरकारों को अपनी मन मर्जी से बेचे, वो रेट तय करे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनानी चाहिए कि वैक्सीन इस भाव में बिकेगी और इस भाव में लेना है। अब ये तो तरीके देखिएगा, जो उत्पादन करने वाली कंपनी है वो देश में है, देश के कानून में है, तो आप कानून बना दीजिएगा। आप किसी भी पार्टी और उसको छोड़ते हुए देश में एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि ये रेट होगी, चाहे राजस्थान खरीदे, चाहे मध्य प्रदेश खरीदे, चाहे कोई भी खरीदे, या केंद्र सरकार खरीदे, उसके लिए भी रेट वही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने कंपनी के अंदर से क्या तय कर रखा है, कुछ पता नहीं, इसलिए विवाद हो रहा है। राजनीति करने का कारण प्रमुख रूप से राजस्थान में नहीं, बाकी जगह भी। अब मुख्यमंत्री जी को मजबूरन, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि हम निःशुल्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहा है निःशुल्क लगेंगे। सबसे पहले तो
यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा है क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में वैक्सीन सबसे पहले बिहार से शुरू हुई थी कि हम वैक्सीनेशन करेंगे। बिहार का चुनाव याद कर लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम वैक्सीन निःशुल्क देंगे बिहार को, तो आज ये पैसे की बात आ कहां से रही है? ये क्यों बात आ रही है? प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा पड़ा है, वो किस काम में आएगा? इस देशवासियों को काम में नहीं आएगा। तो देखिए 1 साल हो गया कोरोना को, हम जब ये सोच रहे थे कि देश से चला गया कोरोना, हमने जो संसाधन एक देखिए ऑक्सीजन को उत्पादन करने में अगर हम प्लांट नहीं लगा पाए पूरे अस्पतालों में, अब हम कह रहे हैं 100 प्लांट लगाएंगे, समय लगेगा ना, प्लांट तो एक दिन में लगता नहीं। तो इसलिए नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके खुली चर्चा करनी चाहिए। यहाँ बिल्कुल राजनीति ना तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को करना चाहिए ना किसी को नहीं। देशवासी कैसे सुरक्षित रहे, इस पर आज मनन करने की जरूरत है। मैं लौटूंगा श्याम जी आपके पास, वापस आ रहा हूँ, रामलाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामलाल जी, साल भर से ज्यादा कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, जब 2020 में कोरोना को आपदा महामारी मानते हुए लॉकडाउन किया हो, चाहे मैं उससे सहमत हूं, बेशक राजनीतिक दलों के अपनी एक व्यूज होंगे, लेकिन उस दौर में एक चूक रही कि चलिए हमने माइग्रेंट लेबर्स के लिए हमने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। अगर वो एक बात होती तो हिंदुस्तान से बेहतर किसने मैनेजमेंट नहीं किया, इसमें कहीं कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट राज्य सरकारों के साथ केंद्र ने बहुत अच्छे से बात की सारी दवाइयों को लेकर के, और इस समय ऐसा म्यूटेंट जो था वो ऐसा था भी नहीं कि उसका वेरिएंट इतना खतरनाक हो कि लोग तबाह हो रहे हो। इसका पीक सितंबर 30 के आसपास और अक्टूबर फर्स्ट वीक में पीक पे था, लेकिन फिर डाउन आना शुरू हुआ। ये जो डबल और ट्रिपल म्यूटेंट का वेरिएशन आ रहा है ये बहुत खतरनाक है, इसे समझ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर्स भी गफलत में है, लेकिन जो सीमित संसाधन है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, देश में क्या पॉलिसी बनेगी, इसको लेकर के फुटबॉल बना करके रख दिया। केंद्र चाह रहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पे निपटे, राज्य चाहते हैं कि हम गले में क्यों घंटी डालें, केंद्र अपने आप कुछ नीति बनाए। अगर किसी के पार्ट पे कोई कमी होती है तो हम एक दूसरे पे बॉल उछाल सकते हैं कि देखिए इन्होंने मरवा दिया देश को या इन्होंने मरवा दिया राज्य सरकारों ने। ऐसा फुटबॉल क्यों बनी हुई है? अगर साल भर में हम व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ हमारा सिस्टम है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोरोना 2020 के अंदर जब पहली बार नवंबर के अंदर एक मरीज आया था, तो उसके बाद में भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर के ऊपर प्रयास करना शुरू किया। लेकिन जब कोविड का एक श्रृंखला बढ़ना शुरू हुई, उस समय आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि देश उन परिस्थितियों के अंदर नहीं था कि इस कोविड का मुकाबला कर सके। हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं थे, हमारे पास N95 मास्क नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर हमारे पास नहीं थे, हमारे पास बेड उपलब्ध नहीं थे, हमारे पास आईसीयू उपलब्ध नहीं थे। और जहां तक कोविड के बारे में किस तरीके से, किस मेडिसिन के आधार के ऊपर हम इसको रोक सकते हैं, इसकी जानकारी भी पर्याप्त नहीं थी कि इसकी लड़ाई हम कैसे लड़नी है। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने और तत्कालीन समय के राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रयास किए और 1 साल के अंदर हमने कोविड को हराने का काम किया। ये दूसरी लहर है। इस दूसरी लहर के अंदर योगेंद्र जी आप देखोगे कि पहले वाला जो कोविड था वो स्पर्श का संक्रमण था। 10 मिनट तक अगर कोई व्यक्ति एक दूसरा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ही उसका दूसरा संक्रमित हो पाता था। लेकिन ये तो एक तरीके से अब 1 मिनट के अंदर जो आपके विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 80-90 लोगों को भी संक्रमित कर सकता है, और ये तो एक हवा का वायरस जनरेट हुआ है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने जो प्रयास पहले किए वो साधुवाद के पात्र है। अब उसके अंदर ठीक है, कुछ लोगों ने निशाना इस बात का साधा कि लॉकडाउन बिना सोचे समझे लगा दिया, माइग्रेट लेबर की कोई चिंता नहीं की गई। हो सकता है कमी खामी सभी के अंदर रहती है, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर भारत के सामने एक ही विकल्प था और वो संपूर्ण लॉकडाउन। उसकी वजह से कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हो पाई। अब आवश्यकता इस समय योगेंद्र जी इस बात की है, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहेंगे, पत्र कोई लिखेगा, पत्र का कोई जवाब देगा, कोई किसके ऊपर राजनीति करेगा, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर हम आने वाले समय के अंदर जनता को किस आधार पर बचा सकते हैं। ऑक्सीजन कम है, इसको सभी मान रहे हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे की जा सकती है। मैंने कल भी डिबेट के अंदर एक बात कही थी, देखिए राजस्थान सरकार सक्षम है, और सक्षम है तो जो कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के रूप में हो रही हो, चाहे ऑक्सीजन के रूप में हो रही हो, आज सरकार ने एक कठोर फैसला लिया है कि जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है वहीं अधिकारी बैठे और अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां जहां डिमांड आ रही है वहां सप्लाई पहले करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। आवश्यकता इस बात की है बिना प्रीत नहीं होती है। सरकार को लगता है कि आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा जनहानि हो सकती है, तो सरकार को और कठोर कदम उठाने चाहिए। अनुशासन का लॉकडाउन
ये अनुशासन का लॉकडाउन जनता मानने वाली नहीं है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है रामलाल जी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हम ये चूक कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव रहा है, डायलॉग्स का अभाव रहा है, ना केंद्र राज्यों के साथ चर्चा कर रहा है, राज्य केंद्र को पत्र लिखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आखिर दखल करना पड़ा कि आप हमें बताएं कि कर क्या रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, 5 राज्यों के पास में इस वक्त कोर्ट के दखल के बाद में चीजों को सार्वजनिक करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में कोर्ट का दखल हुआ, उत्तर प्रदेश में कोर्ट का दखल हुआ, केंद्र को दखल देना पड़ा, दिल्ली में दखल देना पड़ा, कितनी जगह पे ये दखल देना पड़ रहा है। और उसके बाद हम केवल अभी तक आप ये बताइए कि चुनाव इतने जरूरी हैं हमारे लिए कि आदमी की जान जो है, जान है तो जहान है। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने पहले उद्बोधन में लॉकडाउन से पहले कहा था कि जान होगी तो जहान रहेगी, यानी कि सब कुछ रहेगा तो ठीक है। लेकिन आज वो सब चीजें गौण होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो हालात तस्वीरें हम सामने देख रहे हैं उसको देख करके तो लगता है कि जीवन जो है आदमी का वो सेकेंडरी प्रायोरिटी है। हमारी प्राथमिकताएं पता नहीं कुछ और हैं। क्या प्राथमिकताएं हैं ये हालात देख करके कोई बिलख रहा है अपने। हालात ये देखिए कि कोविड के भय से लोग कूद कूद करके जान दे रहे हैं। राजस्थान की घटना है, 3 लोगों ने अपने हाथ की नसें काट ली सिर्फ इस वजह से घर का एक आदमी संक्रमित हो गया। कि हालात देख रहे हैं सब, हम जीवन कैसे जी पाएंगे अगर ये आ गया तो फिर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। वो भय देखिए, हमें अंदाजा लगाना चाहिए उससे। मैं राजीव अरोड़ा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, पत्र लगातार लिखे जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पे निशाना साध रही है, कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री जी सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि वैक्सीन फ्री करनी चाहिए 18+ की जो है। बीजेपी कहती है कि इतना पैसा है सरकार के पास में तो व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर मुझे लगता है कि साइलेंट बोर्ड पे जाना चाहिए। अब तो सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि हम व्यवस्था को सुचारू कैसे कर सकते हैं। अरोड़ा साहब, यकीन मानिए आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं, आप जनता के बीच रहते हैं, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों की आप मदद भी कर रहे हैं। लेकिन वो भरोसा टूटता जा रहा है जनता का, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, कहीं पे भी हो। अगर ये भरोसा टूटा तो इसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। योगेंद्र जी, ये जो समय है ये एक राष्ट्रीय आपदा का समय है, एक नेशनल इमरजेंसी का समय है। कुछ दिनों पहले कपिल सिब्बल जी ने ये मांग करी थी, प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि इसको एक स्वास्थ्य की राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। और आज देश के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि नेशनल इमरजेंसी का समय आ गया है। इस देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इस देश में अस्पताल की कमी है, रेमडेसिविर दवाई की कमी है। सरकार कहीं से भी कैसे भी, यहाँ तक कह दिया कि चुरा के भी लेके आना पड़े तो जनता के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ। तो ऐसे कठिन समय के अंदर निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जो प्रश्न जो उठा अभी कुछ देर पहले कि वैक्सीन को 18 साल से ऊपर की जो वैक्सीन लगने वाली है 1 मई से राज्य सरकार उसका खर्चा उठाए। जब बिहार के अंदर घोषणा करी गई थी, पूरे देश के अंदर इस बात की आलोचना हुई थी कि क्या बिहार में चुनाव है तो वहां पे वैक्सीन मुफ्त में लगेगी और देश के अन्य राज्यों के अंदर वैक्सीन के पैसे लगेंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर से भी ये कहा गया था कि पूरे देश के अंदर वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। उसके बाद आज हर अखबार की सुर्खी ये है, हर चैनल इस बात पे बात कर रहा है कि वैक्सीन की 3 कीमत 150 रुपए, 400 रुपए और 600 रुपए। इसके पीछे क्या है? मैं श्याम सुंदर जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इस देश में एक कानून है, अगर राज्य सरकार को 400 रुपए में वैक्सीन मिलती है तो केंद्र सरकार को दखल करके उसी पैसे में दिलवानी चाहिए जिस पैसे में उनको मिल रही है। और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है 43 वर्ष से ऊपर के नागरिक है वो उनके नागरिक है, उससे छोटे जो उम्र के नागरिक है वो नागरिक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हमको ये दोहरा मापदंड खत्म करना पड़ेगा। देश में लोगों की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कोशिश होनी चाहिए। राज्य की सरकार को जो अपना काम करना चाहिए, आज अगर बैग्स की आवश्यकता है तो मुझे भी अभी पता है, आप भी अखबार में पढ़ रहे होंगे कि आपात स्थिति के तरीके से 5000 बैग लग सके। इतने बड़े एरिया के अंदर अभी बैग्स लगाए जा रहे हैं, 500 बैग शायद आज लग जाएंगे। हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जनता के बीच में जा रही है। लेकिन जो आपने बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री जी से, जिससे देश को बहुत बड़ी आशाएं थी, आशाएं हैं, वो बंगाल की राजनीति, आसाम की राजनीति को आगे रखते हुए, महत्व को रखते हुए
ना तो लॉकडाउन लगाने की सिफारिश करें, ना कालाबाजारी को रोकने की बात करें, ना ऑक्सीजन का नियंत्रण अपने हाथ से छोड़ने की बात करें। और जब स्थिति बिगड़ने लगी तब आपने बोलते कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो गई। मुझे आपसे एक चीज बताइए कि अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी भिवाड़ी के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट है, राजस्थान के अंदर। हम अपने प्रदेश में जो प्लांट है उसकी ऑक्सीजन अपने यूज नहीं कर सकते, उसमें से 80 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन हमारे पास काम में ली जा सकती है। ये क्या बात हुई? रेमडेसिविर गुजरात के अंदर ज्यादा जा रही है, दुगनी से ज्यादा जा रही है, जो राजस्थान में ज्यादा आबादी है। ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है दूसरे राज्यों में, हरियाणा में जा रही है, दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। मैं एक अस्पताल गया हाई कोर्ट में कि अब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, बताइए हम क्या करें। कल आपने देखा नासिक में आधा घंटे अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई साहब, लेकिन होना क्या चाहिए? बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए होना क्या चाहिए? इसके लिए जो आपने कहा था, निश्चित रूप से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कॉन्फ्रेंस में लेके, मुख्यमंत्रियों को कॉन्फ्रेंस में लेके, राजनीति से ऊपर हटके देश को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करके एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें कंधे से कंधा मिला के बिना राजनीति करे हुए देश में हर व्यक्ति को हम संबल दे सकें। और सबसे बड़ी बात, जो माइग्रेटेड लेबर हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग आ गए, उनके खातों के अंदर सीधे पैसा पहुंचना चाहिए, खाली कहने से नहीं होगा। मुझे मालूम है जैसे जैसे उद्योग बंद होंगे, जैसे बिल्डिंग का काम बंद होगा, माइग्रेटेड लेबर एक जगह दूसरी जगह जाएगी, उनका पैसा नहीं होगा। तो मैं लौट रहा हूँ, वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। देवेंद्र शास्त्री साहब के पास भी जाना चाहूंगा मैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने जो पहले भी कहा कि एक भरोसा जो है हमें वो जगाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारों के प्रयास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक हो गई हमारे से, जिसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है, आप हम सबको भुगतना पड़ रहा है। आप लोग भी बेशक राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देश के नागरिक पहले हैं, समाज का अंग है आप। यहाँ जो तस्वीरें आ रही है सामने, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे फिर गुजरात तो हो, कहीं से भी हो, अभी भी एक बस का सीन आप देख रहे होंगे जन टीवी पर। एक बस जो जयपुर से पटना जा रही है, 150 लोग, अंदाजा लगा सकते हैं 150 लोग। हम जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वहां 150 लोग अगर बैठ के जा रहे हैं बस में, कैसे गलियों में बकरियों की तरह भरे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हालात हैं, कैसे लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तरस रहे हैं। ट्रेनें अभी भी हमारे पास में, उनको क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? हमारे पास में और सिस्टम है, उन्हें चलाया नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अभी भी समीक्षा जो की जाती है, पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से करते हैं, वो जनता के दुख को क्यों ध्यान में नहीं रखा जाता, क्यों जेहन में नहीं उतारा जाता। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि बहुत भयावह हालात होंगे अगर हम हरियाणा दिल्ली करते रहेंगे, तो इन सब की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की चिंता जो है वो पूरी देश की चिंता है। और सच्चाई इस बात की हमको रियलाइजेशन होना चाहिए कि इन आपात स्थितियों में जिस दिमाग की आवश्यकता है, जिस प्लानिंग की आवश्यकता है, उस प्लानिंग में हमारा देश बुरी तरह से विफल रहा है। आप चाहे शुरुआत से देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो जो गतिविधि हुई है, प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है। बहुत वेग सरकारी आदेशों के तहत काम हुए हैं। इसी तरह से कोविड के अंदर जो पहला फेज था, उसमें जो नुकसान हुआ वो तो सब आप लोगों के सामने, उसको बयान करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम आ जाएं कि सेकेंड ये जो लहर आई है, ये इतनी बुरी क्यों है? ये बुरी इसलिए है कि पहले तो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों ने ये दावा किया कि हम जीत गए, और सच्चाई ये थी कि WHO कह रहा है कि हिंदुस्तान का क्या होगा, हम लोग चिंतित हैं उसी वक्त। और ये समझा नहीं गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, और जो ऑक्सीजन जो इमरजेंसी में जो मौत के मुंह में जा रहे व्यक्ति को बचा सकती है ऑक्सीजन, उसका एक्सपोर्ट कर दिया। और उससे बड़ी बात कि जब ये सवाल उठा कि इस इमरजेंसी में आपने स्टॉक बनाने की बजाय एक्सपोर्ट क्यों किया पाकिस्तान, बांग्लादेश को, तो जवाब क्या है आपको पता है? ये कहा गया है कि नहीं, हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किए। आपको पता है इंडस्ट्रियल और मेडिकल ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं होता। बेसिकली एक ही टैंक से 2 सिलेंडर भरे जाते हैं। और अरोड़ा जी तो बिजनेसमैन है, जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर में भर दिया तो इंडस्ट्रियल हो गई, और मेडिकल सिलेंडर में भर दिया तो मेडिकल हो गई।
बेसिकली इतना ही फर्क है, और पूरे देश को बेवकूफ समझा जा रहा है। देखिए, ये तो हुई ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से सारी चीजें की जा रही हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे स्टेट्स को भेजी जा रही है। यहीं पर ये सवाल कांग्रेस की सरकारें भी उठा रही हैं। अशोक गहलोत जी ने भी उठाया है कि भाई हमारे हिस्से के जो टीका है वो दूसरे स्टेट को दिया जा रहा है। आप सोचिए, टीके का ये एज के हिसाब से बाइफर्केशन, ये बेहद बेवकूफी का फैसला है कि 60 साल तक को देंगे, तो बाकी के जो 60 से नीचे के लोग हैं वो तो वायरस लेके घूमते रहेंगे और फैलाते रहेंगे। भाई जोन बना करके आप 2 स्टेट का 3 स्टेट का जोन बनाते, उसके एक जोन से दूसरे जोन में जाने से रोकते, एक जोन को वायरस फ्री करते और उसके बाद दूसरे जोन में जाते, उसको टीकाकरण करते, उसको वायरस फ्री करते, तब जाकर के आप देश को बचा सकते थे। इस तरीके से टीके का अभियान चल रहा है। देवेंद्र शास्त्री साहब, एक वैक्सीनेशन को लेकर सवाल कहूंगा। देखिए, हमारे पास में जब वैक्सीन बन रही थी, एक बहुत अच्छी बात है कि एक राहत की खबर तो यही है कि हमने 2 वैक्सीन का प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं को डाउट नहीं, हमारा अचीवमेंट है कोविड के दौरान। लेकिन योगेंद्र जी, यहाँ मैं एक बात और बता दूं आपको। एक बार मैं आपके पास लौटूंगा मैं, लेकिन हमारे पास में जो प्रोडक्शन हो चुका उसकी अपनी एक लिमिट है, उसमें आपको प्रायोरिटी तय करनी है कि आप किसको देना चाहते हैं। अगर यूथ को देते हैं तो कहा कि बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा गया। अगर बड़े नहीं, वो गलत है। देखिए, उससे आपने पूरे देश को इस झोंक दिया इसमें वायरस के प्रकोप में। ये फैसला ही गलत है। आपको एक पूरे ग्रुप को, सारी उम्र के बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको वायरस फ्री करेंगे तब आप बच सकते हैं। आधे को वायरस के साथ घुमा रहे हैं उसी परिवार में और आधे को आप वायरस फ्री कर रहे हैं, ऐसे संभव है क्या? कैसे होता है वायरस का फिर ये पूरे तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। शुरू किया जाता है क्या? 135 करोड़ डोज पहले हिंदुस्तान तैयार करता, उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू होता। नहीं, देखिए, आप जोन में बांटते ना देश को, या स्टेट को आप बांट देते कि एक बार सबसे पहले हम दिल्ली को वायरस फ्री करेंगे, दिल्ली के अंदर एंट्री बंद करते, इसी तरह से राजस्थान को आप वायरस फ्री करते, तब आप इससे बच सकते हैं। वरना तो ये लॉन्ग लाइफ है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 6 महीने बाद तो दूसरा जिसने टीका लगा लिया है वो भी वनरेबल हो जाता है, तो 6 महीने तक तो नंबर ही नहीं आएगा, पूरा परिवार वायरस फ्री कभी होगा ही नहीं। तो ये तो बेवकूफी का फैसला है, अननेसेसरीली आप लगाए जा रहे हैं और बाद में कुछ दिनों बाद में वो जिन्होंने टीका लगा लिया वो वापस मर रहे हैं, उनको वायरस हो रहा है। तो आप सोचिए, ये कोई फैसला है? आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी एक्सपर्ट से बात नहीं करते, उनके एक्सपर्ट आसाराम जी हैं कुल मिलाकर के, और वहीं से वो प्रेरणा लेते हैं। अब इस तरह की प्रेरणाएं लेकर के अगर कोई प्रधानमंत्री चलेगा वो देश का क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। अरे शास्त्री जी, आप जैसे विद्वान की आवश्यकता है, आप सलाह पहले दे देते ना। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है, तो आप ये बताइए कि अगर आप कंटेनमेंट जोन को वायरस फ्री करते जाएंगे तो बच सकते हैं, वरना आप नहीं बच सकते। आप यहाँ बैठ करके किसी की प्रशंसा करने से थोड़ी ना वायरस फ्री होंगे। हल्के कमेंट्स करने के छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम बेलगाम कोरोना और बदहाल सिस्टम, इसको लेकर के चारों तरफ सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर के उंगलियां उठ रही हैं। मैंने जैसे ब्रेक से पहले ओपनिंग जब की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिक्र किया था कि वो बंगाल का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है, लेकिन अब वो वर्चुअल मीटिंग करेंगे बंगाल में, और वर्चुअल मीटिंग करेंगे, भीड़ को संबोधित करेंगे। और विशेषज्ञों की ओर से एक बात सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में भी एक ऐसा म्यूटेंट आया है जो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। खैर, लेकिन जो चीजें आ रही हैं अब उससे निपटना तो होगा ही।
लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि व्यवस्था को लेकर के हम कैसे भरोसा कायम कर सकते हैं। राजीव अरोड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं पहले। मैं कह रहा था योगेंद्र जी, शास्त्री जी की जो बात है उसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए कहना चाहता हूँ। जैसा आपने भी कहा कि क्या 135 करोड़ वैक्सीन पहले बनानी चाहिए थी। बात यह है कि हमने 6 से 8 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। हम जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर मानवता को आवश्यकता और हिंदुस्तान वैक्सीन बना रहा है, लेकिन जब देश के अंदर वैक्सीन पूरी नहीं पड़ रही है उसके बाद ये एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था जो ऑक्सीजन के बारे में है कि 700 गुना सन 2020 के मुकाबले 2021 में उसी पीरियड में 700 गुना ज्यादा ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुई। और ऑक्सीजन के अंदर भी हम विश्व के अंदर सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। वैक्सीन में सबसे बड़े निर्माताओं में से एक, और वैक्सीन के लिए राज्य सरकारों को मांगना पड़ रहा है कि हम 6 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं, हमको 2 लाख वैक्सीन मिल रही है। ऑक्सीजन की स्थिति ये है। मैं भी शिवपुरी का किस्सा सुन रहा था कि वहां पे एक अटेंडेंट ने पैसे लेके एक दूसरे व्यक्ति का मास्क ऑक्सीजन का निकाल के अस्पताल में से जिसको आवश्यकता थी उसके लगा दिया पैसे लेके, और चाहे दूसरे व्यक्ति की जान चली जाए। तो जब इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं हम सुनते हैं तो लगता है क्या फायदा हुआ अगर हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े निर्माता हैं। इस देश के अंदर लोग त्राही कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। एक परसों दिल्ली के अंदर एक मेरे जानकार अपनी पत्नी को लेके रात को 8:30 बजे निकले। उनकी तबीयत खराब हो गई, डिफेंस कॉलोनी में रहती थी। 17 अस्पतालों में घूमे, उनको जगह नहीं मिली। सवेरे 5:45 पे उसकी मौत हो गई। तो जब ये स्थिति इस देश में बन रही है तो ऐसे समय के अंदर क्या ये उचित निर्णय था कि ऑक्सीजन का हम एक्सपोर्ट करें, वैक्सीनेशन का हम एक्सपोर्ट करें, और पहले इस देश की जनता को जिसका उससे पहला अधिकार होना चाहिए उसको नहीं मिले। तो मेरे ख्याल से इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आज हम एक पूरी नीति बने, देश के अंदर राज्य सरकारों से मिलके बिना भेदभाव के, कांग्रेस शासित कौन सी है, बीजेपी शासित कौन सी है, आप आदमी पार्टी शासित कौन सी है, इस बात को दूर करके मानवता को छोड़ के हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सब काम करने को तैयार हैं, लेकिन सबको साथ लेके चले। मेरे ख्याल से इस पे सोचना चाहिए। मैं रामलाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामलाल जी, ये उंगलियां बहुत उठ रही हैं कि भेदभाव किया जा रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई में, रेमडेसिविर के इंजेक्शन में, और जो भी व्यवस्था केंद्र की ओर से हो सकती है, वो चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर राजस्थान की सरकार हो, जहां गैर भाजपाई हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये देखिए, दूसरा एक डायलॉग की जो बात है कि प्रधानमंत्री को लेकर के कई बार रिक्वेस्ट की जा चुकी है, पहले बहुत सरकारों के साथ में चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री जी राज्य सरकारों के साथ में मशवरा जो किया जाना चाहिए उसमें भी काफी अभाव दिखाई दे रहा है। देखिए योगेंद्र जी, भारत सरकार हमेशा कोविड की लड़ाई के अंदर सबसे पहले पहल करने वाली भी है। सबसे पहले जब लॉकडाउन लगाया तो इन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दबाजी के अंदर लगा दिया गया, बिना सोचे समझे लगा दिया गया, व्यवस्था ही नहीं की गई। इनको पहले उन मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, उन उद्योगपतियों के बारे में सोचना चाहिए। उद्योग बंद हो गए, रोजगार जनरेट कैसे होगा, बेरोजगार हो गए। ये सारी चीजें एक तरीके से आलोचना सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की। अब जब देश के प्रधानमंत्री जी ने, आप क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को एहसास नहीं था कि कोविड की दूसरी लहर आ रही है? क्या मैनेजमेंट करने में राजस्थान की सरकार अपनी नाकामी जो साबित हुई है क्या उसको स्वीकार करती है? योगेंद्र जी, कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहोगे तो परिणाम निकल कर नहीं आएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान के अंदर हालात क्या है और इन हालातों से हम कैसे निपट सकते हैं, तो इन हालातों से हम कैसे निपट सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है, आज ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे। और आज मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, आने वाले समय के अंदर सरकार कठोरता के साथ कोई ना कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं बता दूंगा आपको, सड़कों के ऊपर लाशें गिनते हुए आपको। हॉस्पिटल आज फुल हो चुके हैं। थोड़ी प्रॉब्लम अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है, उनका स्टेटमेंट चल रहा था, वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से एक चैनल के ऊपर कह रहे थे कि अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाए तो मेरे पास वेंटिलेटर, आईसीयू तो छोड़िए, सामान्य बेड नहीं है। तो जब कोटा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का स्टेटमेंट इस तरीके से आ रहा है तो ये पूरे राजस्थान के हालात बन चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन हालातों से निपटने का काम हम कैसे करें। उसके लिए आरोप प्रत्यारोप छोड़ के, सब चीजों को छोड़ के वर्तमान परिस्थितियों के अंदर हम कैसे काम करें उस बात के ऊपर चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से सार्थक डिबेट का परिणाम भी निकल कर आएगा। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। पूरा देश, पूरे प्रदेश, हर व्यक्ति यही देख रहा है कि अभी उन्हें राहत की आवश्यकता है, राहत कैसे मिल सकती है, गौर इस पे की जानी चाहिए। किसकी कमी रही, किसने
काम किया, वो सब चीजों का वक्त नहीं है। अब तो सिर्फ ये वक्त है कि हम जीवन कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हालात किसी से छिपे नहीं है। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये राजनीतिक दलों का एक काम हो सकता है, खैर चलिए, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि आलोचना नहीं है, अगर सुझाव भी कोई दे रहा है तो उससे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, उससे सच्चाई की तह में जाना चाहिए कि हो सकता है वो कितना कारगर हो सकता है। अभी क्या लगता है आपको कि हालात कैसे बने, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सुधरने के लिए सरकारें कितनी गंभीर दिख रही हैं या फिर पत्र खेल रही हैं अभी? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ा बात तो यह है कि हमारे यहाँ इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष भी कोटा में निवास करते हैं और रामलाल जी कोटा का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने दौरा भी किया वहां पर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि ओम बिड़ला जी जब केंद्र सरकार से सीधा हस्तक्षेप करा सकते हैं और राजस्थान का भला करा सकते हैं तो उनको करना चाहिए। उन्होंने बात भी की है कल मेरे को लगा कि उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात भी की है, तो वहां के मेडिकल से उनकी बात भी हुई है। उन्होंने कोटा तक और बूंदी जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वहां तक अपने आप को सीमित नहीं रखे हो। वो प्रदेश से नेतृत्व करने वाले हैं और उनकी आवाज को केंद्र सरकार सीधे तौर पर दिशा निर्देश देकर के सुनी जा सकती है। वो दिशा निर्देश दे दें केंद्र सरकार को कि मैं ये कहता हूं, उनकी बात को कहा जाएगा, क्योंकि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा के हमारा सौभाग्य है, इस प्रदेश का सौभाग्य है कि पहली बार हमारा लोकसभा अध्यक्ष बना और लोकसभा अध्यक्ष बहुत पावरफुल होता है और दिशा निर्देश सरकार को दे सकता है। उसका फायदा रामलाल जी हम क्यों नहीं लें? ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब राजनीति करने का टाइम नहीं है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को भी भूल जाना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष से बात करनी चाहिए कि आप तो पूरे देश की पंचायत के अध्यक्ष हो, हमारे राज्य के साथ कोई भी भेदभाव हो उनसे बात करके कोई को तोड़ निकालना चाहिए। हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, एक तो पूरे फुल फ्रेश मंत्री हैं, तो हम क्यों नहीं? अब राजनीति करने का समय बिल्कुल नहीं रहा। आप कहिए कि हमारे पास इस पारदर्शी तरीके से बताइए कि हमारे पास ये संसाधन है, हम आने वाले समय में इतना तो कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए केंद्र को हमको सीधे तौर पर कुछ न कुछ देना चाहिए कि बहुत इमरजेंसी। क्या लगता है आपको श्याम जी? देखिए, अभी ऑक्सीजन की जो मॉनिटरिंग है वो पूरी केंद्र सरकार की ओर से है, वो ही सारी कुछ तय करती है। अभी जो रिपोर्ट्स हैं, हमने अभी इंडस्ट्री से भी पता किया, मेडिकल से भी पता किया, 260 मीट्रिक टन हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है भिवाड़ी के अंदर ऑक्सीजन का। राजस्थान में आज के हालात में लगभग 245 के आसपास मीट्रिक टन कंजम्पशन हो रहा है आज के दिन में, बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। ये सब जो स्थितियां हैं, अभी जैसे राजीव अरोड़ा साहब ने सवाल उठाया, अभी देवेंद्र शास्त्री साहब ने सवाल उठाया कि हमारी ऑक्सीजन है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है और हम उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। 180 मीट्रिक टन अभी भी बाहर जा रही है वहां से। दूसरे लोगों की भी जान बचाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कोई एक इंडस्ट्री है उसमें हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। हम दूसरी इंडस्ट्रीज को उससे जोड़ करके जो अभी अगर बंद के कगार पे हैं या उनमें प्रोडक्शन पहले हो रहा था तो उन्हें चालू कर सके। ये तो कहीं ना कहीं एक, आपको लगता नहीं है कि कोई सिस्टम की चूक है या हम वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं? योगेंद्र जी, आपने कहा कि अभी कलेक्टर एसपी को पावर्स दिए हैं, आप वो अपने जिले में कुछ भी अधिकृत कर सकते हैं। अधिग्रहण करने का अधिकार जब मिल गया है तो ये सारी चीजें आप देखिएगा। अधिग्रहण करने का नहीं है सर, ये इसमें इनको साफ दिया है कि जो रूट लाइन है, यानी कि ग्रीन कॉरिडोर की तरह ऑक्सीजन को पहुंचाना है आपको। अगर कहीं पे भी सप्लाई में बाधा होती है तो वहां के कलेक्टर एसपी जिम्मेदार होंगे। उसमें ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि भिवाड़ी के प्लांट को जब अलवर कलेक्टर उसको अधिग्रहित कर सकते हैं, वो नहीं है, केवल आपको रूट लाइन के लिए। वो तो आपको देखा गया पिछले दिनों जब जोधपुर में हमको टैंकर लाया गया था, हम 18 घंटे की जगह 11 घंटे में कॉरिडोर बना करके पहुंचाया। ये तो देखिएगा, जब आपके पास ऑक्सीजन होगी जब तो पहुंचाओगे ना आप। अब देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि आपके यहाँ कोई केंद्र सरकार का या प्लांट लगा हुआ है तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये तो नीतिगत निर्णय आपको प्रधानमंत्री जहां आवश्यकता है। देखिए, ये भी नहीं है कि आप हर मरीज को ऑक्सीजन दे देंगे। अब वीआईपी को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, आम व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसमें अंतर को समाप्त करना पड़ेगा। सबसे पहले जो गंभीर रूप से पीड़ित है, जिसको वास्तविक रूप से जरूरत है, उसको ऑक्सीजन देनी चाहिए। यहाँ नहीं, यहाँ आप इलाज किसको जरूरी मिलता है? आप देखिएगा आरयूएचएस के 8वीं मंजिल पे देखिएगा व्यवस्थाएं अलग है, आप निचली मंजिल पे जाके देखिए व्यवस्था अलग है। ये कांग्रेस बीजेपी भी नहीं है, वहां कांग्रेस बीजेपी सब एक है। इसलिए सबसे पहले सिस्टम को सुधारने के लिए आपको गंभीरता देखनी पड़ेगी। अब मौजूदा स्थिति में आपको ना राजनीति देखनी है ना कुछ देखनी है, यहाँ तो प्राण बचाने की स्थिति पैदा हो रही है।
अगर हम व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे तो आने वाले समय में क्या होगा? अब 18 साल या 45 साल का व्यक्ति जो आपको देश को कुछ देने की स्थिति में है, वो अगर पीड़ित हो गया तो क्या कर लेगा फिर बुजुर्ग रह करके? तो इसलिए चलिए, सही एक बात बात मैं वापस लौटूंगा। देवेंद्र शास्त्री साहब कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद में आपसे वैक्सीनेशन पे जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन की स्थिति कैसे रहेगी। लेकिन उससे पहले देवेंद्र शास्त्री साहब, इस मुद्दे पे आप कुछ कह रहे हैं? शास्त्री साहब अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट किया हुआ, आपका सिस्टम म्यूट है सर। ये सारी समस्या की जड़ जो है हमारा सिस्टम है। करप्ट सिस्टम के अंदर आप अब इस इमरजेंसी में जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको भी रेगुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिस्टम आपका करप्ट है। वो सिस्टम इस तरह से चलता आया है। आप ये सोचिए कि इस इमरजेंसी में एक टैंकर, एक ट्रक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का भर के चला है, और वो जो बंदा जो लेके चला है वो रास्ते में ब्लैक में बेच गया। आपके यहाँ उतनी हिम्मत है उसकी कि इस इमरजेंसी के अंदर भी लोग अब ट्रक के ट्रक ब्लैक कर रहे हैं। आज जो है ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो 100-150 रुपए का जो हैंडी होता है, 500 रुपए 1000 रुपए में बेच रहे हैं लोग बाग। आप ले लीजिए, ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, सरकारें चला रहे हैं और बड़े तुर्रम खा बन रहे हैं। आप देखिए आपका बाहर क्या चल रहा है। तो ये चाहे दवाएं हो, आप देख लीजिए जो टीका है उसका ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। गिद्ध खड़े हो गए, गिद्ध इस मौत के नाच में गिद्ध जो है वो चारों तरफ नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप ये देखिए व्यवस्था गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी आज सुबह ही मैं देख रहा था, मरीज सिविल हॉस्पिटल जो वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां मृतक के रूप में जिंदा लोगों को ला करके और शमशान घाट में पटक दिया। जब वो उसका मुंह खोला गया तो उसमें वो आंख और वो हक्का बक्का रह गया। वो जो लेटा हुआ था वो बेहोशी की स्थिति में था, उसको जलाने के लिए ले आए। ये तो हमारे सरकारों का और इनके सिस्टम का हाल है। तो इसमें आप जो है प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक जब तक ईमानदारी से न्यायपूर्ण तरीके से आप सिस्टम को नहीं चलाएंगे तो इसी तरह की ये दुर्गति जो है नागरिकों की होगी। और इसलिए आम आदमी पार्टी का ये विचार है कि हर समस्या का समाधान हमारे देश में मौजूद है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन बेईमान और भ्रष्ट जो व्यवस्था है वो इस काम को होने नहीं देती। कुछ चंद लोगों के पॉकेट भरने के चक्कर में वापस लौट रहा हूं सर आपके पास में। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर के शुक्रवार को समीक्षा करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के वो चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या हमें चैन बनानी है। रामलाल जी, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सरकार ने कहा कि 250 रुपए में वैक्सीन की डोज लगेगी, 150 रुपए हॉस्पिटल के जो जमा होंगे वो वैक्सीन की कीमत, 100 रुपए उनके मेहनताना कह सकते हैं उसे, उनका जो चार्ज है वो लगेगा। लेकिन यही डोज राज्य सरकारों को 400 रुपए में, निजी हॉस्पिटल्स को 600 रुपए में, भारत सरकार को 150 रुपए में। ये जो भेदभाव किया जा रहा है, ये क्यों नहीं हो सकता है कि हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 कार्ड, तो 1 नेशन 1 वैक्सीनेशन क्यों नहीं? देखिए योगेंद्र जी, आज भी भारत सरकार की एक ने अनेकों योजनाएं ऐसी है जो योजनाएं लागू करती है और उसके अंदर राज्य का अंश होता है। आज भी अगर आप योजनाएं उठाकर देखोगे तो आज JJM है, जल जीवन मिशन योजना है। जल जीवन मिशन के अंदर भी भारत सरकार का भी हिस्सा है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा है। आज भी आंगनबाड़ी के अंदर जो आशा सहयोगिनियां है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, उसके अंदर भी भारत सरकार का हिस्सा भी है, केंद्र सरकार का हिस्सा, राज्य सरकार का भी हिस्सा है। तो अगर आप ये कहे भार अगर केंद्र सरकार उठाए, अगर ये कोविड की लड़ाई मिलकर लड़नी है, जब हम एक बात करते हैं तो मिलकर लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि सारा भारत सरकार ही उठाए। आज भी आपने देखा होगा कि कोविड की लड़ाई के अंदर भारत सरकार ने अधिकांश सरकार कौन सी? पाकिस्तान की सरकार है, हिंदुस्तान के नागरिक है सब लोग। अगर हिंदुस्तान के नागरिक के लिए केंद्र भी कर दे अकेली तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है इसमें? अगर राज्य सरकारों ने कर दिया तो राज्य सरकार को इतनी तकलीफ क्यों होनी? मेरा सवाल ये, मैं शास्त्री साहब लौटूंगा आपके पास में, मैं आपको मौका दूंगा। मैं रामलाल जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 400-600, देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। देखिए निजी हॉस्पिटलों चाहे सरकारें हो,
पब्लिक की जेब से जाना है पैसा, पब्लिक की जेब से। तो यहाँ एक बड़ी बात यह है कि ये भेदभाव क्यों, अगर 150 रुपए में चल रहा है तो 150 रुपए में क्यों नहीं मिलना चाहिए इंजेक्शन, हम उसको 400 और 600 रुपए में क्यों कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ, अभी बात चल रही थी कि वैक्सीनेशन के लिए हमारी सरकार कह रही है कि हम 5 लाख वैक्सीन एक दिन में लगाने के लिए तैयार हैं। अरोड़ा जी से मैं कहना चाहूंगा, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो कितनी परसेंट था? मैं जयपुर कलेक्टर साहब के पास बैठा था, वो कह रहे थे कि 8% रिजल्ट आ रहा है, 8% लोग भी चल के नहीं आ रहे। जब कोविड की महामारी शुरू हुई तो अब लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हुई है। तो डर जनता के अंदर जब बैठता है तो जनता अपने आप स्वचालित हो जाती है, और उससे पहले प्रयास करने के बाद भी कई तरीके के भ्रम और कई तरीके की भ्रांतियां जनता के बीच में थी। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में बुखार भी आती है, इस कमजोरी भी आती है। हो सकता है कि डर लोगों के मन में ये बैठा हुआ था कि मैं संक्रमित नहीं था, वैक्सीनेशन के बाद में संक्रमित हो जाऊंगा। तो कई ग्रामीण परिवेश के अंदर भी लोग चला के वैक्सीनेशन कराने के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन जब कोविड का ये दौर शुरू हुआ, आज लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। उस तरीके से वैक्सीनेशन की सप्लाई भारत सरकार कर रही थी, राज्यों की जितनी आवश्यकता थी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थी। अब एक साथ डिमांड बढ़ी है, तो आप भी जानते हो कि एक साथ डिमांड बढ़ रही है, तो जो उपलब्धता के आधार के ऊपर बिल्कुल है। मैं सर डिमांड, देखिए मैं डिमांड और सप्लाई की बात नहीं कर रहा, मैं रेट को लेकर के बात कर रहा हूँ। सरकार को वैक्सीन 150 रुपए में, राज्य सरकार को 400 में, प्राइवेट हॉस्पिटल को 600 में। मैं वो जो बात है, क्योंकि लगनी तो पब्लिक के ही है, वो गवर्नमेंट के। अभी देखिए 350 रुपए माफ करेगा, 250 रुपए डोज रखी हुई है, 150 रुपए की आपको वैक्सीनेशन का चार्ज है, 100 रुपए हॉस्पिटल का चार्ज है। ये अचानक की ये सारी चीजें, इससे कहीं ना कहीं पब्लिक में ये आता है कि वैक्सीन को लेकर के ये इस तरह के रेट्स क्यों तीखे। मैं चौराहे की चर्चा बता रहा हूँ रामलाल जी, मुझे मालूम नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी क्या कर रहे हैं। ये चौराहे की चर्चा है कि 150 रुपए में जो इंजेक्शन लग रहा था, हम उसको कहां लेकर के जा रहे हैं। और आप सही कह रहे हैं कि पहले लोग डर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, डर रहे थे लोग, नहीं लगवाने आ रहे थे वैक्सीनेशन। आज लोगों में होड़ मच रही। तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस है वैक्सीन को लेकर के, और ये भी लोगों को भरोसा हुआ है कि अगर किसी को कोविड हो रहा है वैक्सीन के बाद में भी, तो जो उनकी मृत्यु दर है, जो वैक्सीनेशन हो चुका है उनमें काफी कमी आ रही है। तो निश्चित रूप से आपको एक बूस्टर डोज जो मिल रही है, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी के कारण आप बच रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर खतरनाक स्टेज पे जा सकते थे, वेंटिलेटर पे जा सकते थे, तो आप कम से कम घर से आप होम आइसोलेट होकर के दवा ले रहे हैं, उससे आप कारगर हो रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वैक्सीन पे भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा लोग कर भी रहे हैं। बात ठीक कर रहे हैं, अब स्थितियां बदल रही हैं रामलाल जी, लेकिन जो परिस्थितियां उसमें हमें उसे उसी तरह से सपोर्ट करना होगा। जी शास्त्री साहब, मैं एक सेंटेंस की बात कहना चाह रहा था कि जो केंद्र सरकार से आप सवाल कर रहे हैं रामलाल जी के थ्रू कि भाई ये रेट का डिफरेंस क्यों है, एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग रेट क्यों वसूली जा रही है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार जो है इस जीवन और मौत के खेल को मंदिर के प्रसाद के बराबर मानती है। पैसे वाला आएगा तो उसको 5100 रुपए डोनेट करना है, दूसरा आएगा तो उसको दूसरी रेट से दिखाना है, और अगर कोई गरीब आ गया तो उसको दरवाजे पे ही दर्शन करा के भेज देना है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत गलत है, ये जन कल्याणकारी तरीका नहीं है, ये मौत का खेल है। इसमें हर नागरिक की जान बराबर की होती है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। ये जो यहाँ पर आकर के जो रामलाल जी आर्गुमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी सरकार का ये तर्क नहीं हो सकता। जी राजीव अरोड़ा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, भी रामलाल जी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा था। पहले तो ये कहा कि मोदी जी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, बीजेपी का ये भी एक लॉजिक आ रहा है। अब अचानक डिमांड बढ़ रही है तो कांग्रेस उस पर राजनीति कर रही है। नहीं, आपके प्रश्न का या हम सबके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला जी। ये बात निश्चित रूप से सही हो सकती है, मैं रामलाल जी की बात को मानता हूँ। हो सकता है लोगों में शुरू में शिथिलता रही हो, मैंने पहले दिन लगवाई, किसी ने नहीं लगवाई होगी, और सब लोगों के अलग अलग सोचने का तरीका है। लेकिन 150 रुपए की वैक्सीन जो सरकार फ्री में लगा रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए की लग रही है, एक मापदंड बन चुका है, लोगों ने स्वीकार कर लिया है, उसको ही कंटिन्यू कर लेते। अगर आपको जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल जाके लगवानी है, भीड़ से बचना है, 250 रुपए में लगवा लो, मुफ्त में लगवानी है सरकारी अस्पताल में लगवा लो। अभी 400-600 रुपए में अगर खरीदेगा वो, उसके 1000 रुपए में लगाए, तब आपका उसकी रोक भी नहीं बचेगी। तो ये जवाब देना चाहिए रामलाल जी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी ये बात उठाए
हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करें कि देश में वैक्सीन का एक भाव होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाए तो 250 रुपए में लगवाए, सरकारी अस्पताल में लगवाए तो मुफ्त में लगेगी। अगर आप ये चीज तय करवा दो, इसके ऊपर आंदोलन बनाए, 25 के 25 सांसद राजस्थान के ये बात को कहें। और जो बात कह रहे थे श्याम सुंदर जी, उस बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आज पढ़ रहा था कि सांसदों से बात करी है, लोकसभा के हमारे अध्यक्ष से भी बात करी है, और निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। आप सब लोगों को मिलकर इस मुहिम के अंदर साथ देना चाहिए राजस्थान की जनता का। बिल्कुल होना यही चाहिए। देखिए, राजस्थान की जनता हो, जयपुर की जनता हो, देश की जनता हो, इस भारत का नागरिक एक नागरिक है। हमें एहसास होता है कि अगर किसी की तकलीफ होती है तो क्या होती है। हालात बहुत भयावह है, लेकिन सबसे बड़ी अगर बात है, जैसे हम लगातार 3 दिन से सीरीज चला रहे थे कि हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पैदा करें लोगों में। हमने उन लोगों को भी जोड़ा जो 20-20 दिन तक वेंटिलेटर से निकल करके वापस आए और कैसे वो लड़ाई लड़ करके इसी वेरिएंट के जो जिससे शिकार हुए हैं वो, उनको हमने जोड़ा भी। उन्होंने पता है अपनी कहानी, किस तरह से उनको फेस करना पड़ा, और उसके बाद में कैसे विल पावर अगर लोगों के टूट जाएगी, भरोसा टूट जाएगा कि हमने वहां चिताएं देख रहे हैं, 15,000 में फ्यूनरल का ठेका हो रहा है, वहां 22,000 चुकाने पड़ रहे हैं, वहां सिर फूट रहे हैं, ये सब देख करके एक भयावह स्थितियां पैदा होती है लोगों में। ये भरोसा नहीं टूटने देना। अगर ये भरोसा टूटेगा तो आप यकीन करिए स्थितियां बिगड़ेंगी, सुधरने का कोई नाम नहीं लेगा। इस वजह से हम गुजारिश करते हैं राजनीतिक दलों से भी, और जो हमारे खेवनहार हैं, कहें कि हुक्मरान हैं, उनसे भी, कि कम से कम संयम बरतें, जनता की संयम की परीक्षा बिल्कुल ना लें, और चिट्ठी चिट्ठी का जो खेल चल रहा है ये बंद होना चाहिए। कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम कैसे डायलॉग करें और इसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं इस स्थिति से। हमें सबक लेना चाहिए कि भारत वो संस्कारी देश है। रिश्तों में कितनी कड़वाहट होती है, एक घर से दूसरे घर में आपस में लाठियां चलती हैं, लेकिन अगर विकट परिस्थितियां होती हैं, किसी के घर में मौत भी होती है, छोटे बच्चे होते हैं तो गले लगा के उठा के लेके चले जाते हैं कि उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। जो परेशान लोग हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं, बेशक उनके एक दूसरे के घर का पानी नहीं पीते हो, तो उस देश के नागरिक है। आज हम खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल बात है, बड़ी तकलीफ होती है देख करके। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज नहीं तो कल, आज वैक्सीनेशन को लेकर के राजनीति होनी है। आज ऑक्सीजन पे हो रही है, दवाइयों पे हो रही है, कल आने वाला कल वैक्सीनेशन पे होगी, क्योंकि रेट को लेकर के बहुत गफलत होने वाली है। ठीक है योगेंद्र जी, जब अगर केंद्र सरकार ने 33,000 करोड़ रखा है ना इसके लिए फंड, तो 33,000 करोड़ अगर आपके पास है और राज्यों के पास स्थिति ठीक नहीं है, तो एक रेट तो तय कर दो आप। कम से कम आप वैक्सीनेशन करने के लिए केंद्रीय दिशा निर्देश देगा, उसी की अनुपालना पूरे देश में होनी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी जब कल शुक्रवार को इसकी समीक्षा करें तो निश्चित रूप से एक पॉलिसी बनाएं कि इस तहत इतने आय वाले लोगों को इस रेट में मिल जाएगी, या बीपीएल है तो उसको फ्री मिलने चाहिए। कुछ ना कुछ नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार अपने स्तर पर करेगी, उसकी अनुपालना निश्चित रूप से नीचे स्तर पर की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकारों को चुनाव लड़ना होता है, जीतना होता है। किसी ने कह दिया फ्री, बाकी ने कह दिया फ्री, राजस्थान मजबूरन फ्री करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के निर्णय को मानेंगे, क्योंकि वहां हो रहा है तो यहाँ होना है। अगर हम कृषकों को चुनाव जीतने के लिए अगर 16,000 करोड़ माफ कर देते हैं तो यहाँ तो बहुत कम है, 3200 करोड़ रुपए है। 3200 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है, माफ करना चाहिए, प्रतिपक्ष से सहयोग मांगना चाहिए। ये सब तैयार 5 करोड़ रुपए आप दे रहे हो विधायक फंड का, तो इसी स्थिति में करना चाहिए ना। अगर हम नहीं करेंगे, अपने नागरिकों को बचाएंगे नहीं, तो आखिर करेंगे क्या? इसलिए मुझे एक बात की बड़ी आश्चर्य होती है कि ये फ्री के नाम पर सरकारें ऐसे सरकार में बैठे लोग ऐसे बोलने लगते हैं जैसे उनकी जेब से निकाल के दे रहे हैं। भाई, लोगों का टैक्स का पैसा है, उनको दे दो। ये एहसान और ये थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता का पैसा है, जनता ने आपको मैनेज करने के लिए दिया है। इमरजेंसी में आप उसको सलीके से आप काम में लें। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। मेरी गुजारिश है, आप लोगों से विनती भी है, दर्शक भी हमारे जो टेलीफोन के जरिए मैसेज दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि अब हमें एक भरोसे की बात करनी चाहिए। ये सब कुछ हो गया, वो उस पर आरोप लगा रहा है, कहाँ विलंब रहा, कहाँ चूक रही है। वक्त वैसा नहीं है। अब सामने जब आपको दिख रहा है कि खतरा है, तो इससे निपटना, उसके बाद में वक्त मिलेगा, हम जरूर करेंगे इन सब चीजों पे चर्चा। लेकिन अभी तो बस वक्त एक ही है कि हम जीवन कैसे बचा सकते हैं, अभी उसी पे गौर करना चाहिए, और तमाम राजनीतिक दलों को ये बड़प्पन दिखाना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सहज भाव से शायद इस कष्ट से बाहर निकल पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही पत्र व्यवहारों से चलते रहे और फुटबॉल बनाते रहे सिस्टम को, तो मुझे लगता है कि इससे दुर्गति इस देश की होगी, बहुत मुश्किल होगी जनता का ये भरोसा जीतना, जो बहुत तकलीफदायी होगा। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है और उससे बाहर
हम सब लोग मिलकर के निकाल सकते हैं, उस पर गौर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।